सोनू कुमार और आप देख रहे हो मैथ क्लासेस का अड्डा। तो मैथ क्लासेस का अड्डा में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 8 कर लिए थे। आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बिंदुओं 11, 9, 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक याद कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उस चीज को, यानी कि उसी से हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये अपने पास एक रेखाखंड है, इस पे कोई बिंदु स्थित है ए, इसके निर्देशांक दे दिया हमें x1 और y1, और ये दूसरा स्थित है b जिसके निर्देशांक अपने पास x2 और y2। अब देखिए इसको समान 3 भागों में बांटने वाला अर्थात समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या करने हमें याद करने हैं। तो इसको समान 3 भागों में बांटना, तो देखिए मैंने कटिंग 2 बार करनी पड़ेगी इसकी, यानी कि 2 बार हमें इसको काटेंगे तो समान 3 भागों में बट जाएगा। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने C और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने D। इसके निर्देशांक जो मैंने ले लिए कैपिटल X1 और कैपिटल Y1, और इसके जो निर्देशांक ले लिए कैपिटल X2 और कैपिटल Y2। तो चलिए अब हम इससे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं समान समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे। तो देखिए हमें सोचना ये इसके अंदर जब हम लोग इसका मान निकालेंगे इस बिंदु का, यानी कि बिंदु C की निर्देशांक निकालेंगे, तो ये देखिए इधर वाला पार्ट कितना बच गया 1, और C से इधर वाला पार्ट कितना बच गया 2। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो M1 का मान है वो कितना आ गया 1 आ गया, और जो M2 का मान है वो कितना आ गया 2 आ गया। M1 का मान 1 और M2 का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। इसी से हम वो फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अब देखिए मान M1 व M2 आ कैसे जाता है, क्योंकि ये तीनों भाग समान है, ये भी 5 का तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, और ये इधर वाला 5 तो टोटल ये कितना हो गया 10 नहीं बचा गया इधर का 10 बचा, तो ये डबल है, डबल मतलब 2 मान आएगा। M1 का अनुपात का मतलब यही होता है, और M1 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे। देखिए बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि x1 का जो मान होता है, जो अंतःविभाजन फॉर्मूला उसी की सहायता से निकलेगा कि क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, और y के लिए जो फॉर्मूला लगेगा y1, कैपिटल Y1 की बात कर रहे हैं, y1 का लगेगा क्या होगा m1 y2 प्लस m2 और y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया अपने पास जो अंतःविभाजन वाला फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रखनी है। देखिए x1 का मान इसमें वैल्यू रखेंगे तो x1 का मान क्या होगा, देखिए m1 का मान कितना अपने पास 1 है, रख दिया। x2 की जगह x2 है, प्लस m2 का मान कितना अपने पास, m2 का मान कितना है देखिए 2 है, इंटू में x1 का मान x1 है, और बटे में m1 का मान 1 प्लस 2। चलिए थोड़ा अब y1 के लिए भी रख लेते हैं वैल्यू, या फिर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो x1 का जो मान अपने पास आ जाता है, जो x1 का जो मान आ जाता है देखिए वो क्या आ जाता है x2 प्लस 2x1 बटे 3। अर्थात इसको अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो समझने के लिए कैसे लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 और बटे में 3। ये अपने पास इसको हमने फॉर्मूला बना लिया x1 के लिए। अब देखते हैं इसके लिए y1 के लिए क्या आएगा। m1 का मान कितना था 1 इंटू y2 प्लस, और m2 का मान कितना भैया, m2 का मान है 2, m2 का मान कितना है 2, जो कि हमने रख दिया, और ये अपने पास कितना है y1, और बट्टे में m1 का मान 1 और प्लस m2 का मान कितना है 2, ये भी हमने क्या किया रख दिया। तो चलिए अब थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। तो y1 का मान कितना आ जाता है y2 प्लस 2y1 और बट्टे में 3, ये अपने पास y1 का मान आ जाता है। और थोड़ा इसको अगर अच्छे से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 2y1 प्लस y2 बट्टे 3। अब देखिए हमारे पास जो अपना फॉर्मूला है वो बन चुका है। देखिए बिंदु C के लिए निकालेंगे। देखिए इसके अंदर जो समत्रिभाजित करेंगे तो 2 बिंदु होंगे अंदर, और दोनों बिंदुओं के क्या करने पड़ेंगे, हमें निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। जब निर्देशांक निकालेंगे तो पहला बिंदु अगर निकालेंगे तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये जो 2x1 प्लस x2 बटे 3, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। पहले बिंदु के लिए जो 1 आएगा उसके साथ हम लोग 2 लगाएंगे। देखिए क्या होगा 2x1 प्लस x2 बटे 3, और इसी प्रकार से y1 के लिए देख लो तो 2y1 प्लस y2 बटे 3, यानी कि जो बिंदु पहला इसमें x1 और y1 है
दोनों आ रहे हैं, दोनों के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे को क्या करना है, सिर्फ 1 के बाजू में 2 लगाना है, प्लस में आगे वाला लिखना है, यानी कि इसमें x2 है तो x2 और ये वाला y के लिए यूज करें तो y2 लगाना है। और जब 3 बराबर भागों में बांटना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। अर्थात हमारे पास जो कंप्लीट फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, पहले बिंदु के लिए क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 बटे 3, और y1 के लिए आता है कैपिटल Y1 के लिए वो क्या आएगा, देखिए 2y1 प्लस y2 बटे 3, ये अपने पास इसके लिए आ जाता है। अब इसी प्रकार से मैं निकालने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं 1 सेकंड के लिए, देखिए यहां लिख रहा हूं, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके कौन से बिंदु के, डी के, जो बिंदु डी के निर्देशांक होंगे वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बिंदु डी के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक, जो बिंदु डी के निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू, देखिए हम लोग दूसरे बिंदु की बात कर रहे हैं, और दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरे के साथ 2 लगना चाहिए, पहले के साथ 2 नहीं लगेगा, तो कितना आएगा x1 प्लस 2x2 और बट्टे में कितना 3। अब y2 के लिए देखिए कितना होगा, y1 प्लस 2y2 बटे 3, ये अपने पास दूसरे बिंदु के निर्देशांक भी आ गए। इससे हम लोग दूसरे बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए हमने किया क्या था, जब c के निकाले थे तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया था, 2x1 प्लस x2 बटे 3 आ गया था, और y1 बराबर क्या आ गया था, देखिए 2y1 और प्लस y2 बटे 3 आ गया था। ये अपने पास जो था ये बिंदु C का निर्देशांक था, और ये जो अपने पास था ये बिंदु D का निर्देशांक था। अब इसमें समझने वाली बात यह है, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, और इसी टाइप की कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर सकते हो। देखिए हमें करना क्या कि पहला बिंदु जब हमें निकालना है, पहला बिंदु निकालना है तो पहले के साथ चाहे तो वो x1 हो चाहे वो y1 हो, तो उनके साथ हमें क्या लगाना, 2 लगाना। देखिए लगा दिया, प्लस x2 बटे 3, यानी कि 2x1 प्लस x2 बटे 3 क्यों लग रहा है, क्योंकि समान 3 भागों में बट रहा है। अब बात कर रहे हैं y के लिए, तो 2y1 प्लस y2 बटे 3, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं d के लिए। d कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु। देखिए ये जो दोनों निर्देशांक मिलेंगे हमें, अंदर कितने बिंदु है, 2, तो दूसरा बिंदु, तो इसका मतलब एक ही हुआ क्या कि दूसरे बिंदु के लिए हम लोग दूसरे के साथ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो देखिए x1 मतलब सिंगल रहेगा, यानी कि x1 ही रहेगा, प्लस x2 है ना, x2 मतलब 2 लगा देंगे। इसी प्रकार y का जब मान निकालेंगे तो इसमें भी 2 जहां आता है उसके लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो दिए गए बिंदु है, देखिए हमारे पास जो दिए गए बिंदु हैं वो कितने हैं कि 11, 9 व 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 11 का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 9 का, और एक्सरसाइज नंबर है 9.2। हमें दिया गया है कि दिए गए बिंदु है, देखिए दिए गए बिंदु कौन कौन से दिए गए बिंदु, बिंदु अपने को दे रखे हैं, बिंदु दिए अपने को 11 और 9 है। पहला बिंदु दे रखा है 11, 9 है, और दूसरा बिंदु दे रखा है 1 और 2 है। देखिए पहला बिंदु दे रखा है 11, 9, और दूसरा बिंदु दे रखा है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, नीचे लिख देता हूं कि हमने समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कर लिए थे। जो बिंदु C के लिए होंगे वो होंगे 2x1 प्लस x2 बट्टे 3 होगा, और जो बिंदु D के लिए होगा, जो बिंदु D के लिए होगा वो x2 होगा, x1 प्लस x2 बट्टे 3, और y2 के लिए निकालेगा ना, इस y2 के लिए वो क्या होगा, y1 प्लस 2y2 बट्टे 3 होगा। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट सूत्र ही बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे जिससे हमारी मान आसानी से निकल जाए। तो चलिए अब हम लोग इस पे करते हैं पर्सन। तो इसमें जो पर्सन है अपने पास वो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 11 और 9 दे रखा है, और 1 और 2 दे रखा है। इसने बोला पर्सन में कि बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिए गए बिंदु है। तो अपने पास जो दिए गए बिंदु है ना वो कितने दे रखे हैं, दिए गए बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं अपने को बिंदु। देखिए पहला जो बिंदु दिया है अपने को वो दिया है 11 और 9 दिया है, जिसको मैंने A मान लिया, और जो दूसरा बिंदु दिया है वो 1 और 2 दिया है। कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। देखिए अपने पास पहला है 11 और 9, दूसरा है 1 और 2, ये हमारे पास यहां तक ठीक था। देखिए अब समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको एक रेखा पे दर्शा लिया, एक रेखाखंड पे दर्शा लिया। ये रहा अपना एक रेखाखंड। मान लेते हैं कि बिंदु A है जो कितना है, 11 है और 9 है, और ये बिंदु क्या है, B है जिसका निर्देशांक 1 और 2 है।
तो ये समतली भाजित करने वाले बिंदु हैं, जिसको मैंने पहले को C और दूसरे को D से दर्शाया है। और जो C के निर्देशांक मैंने लिए हैं कैपिटल X1 और कैपिटल Y1, और D के जो लिए है कैपिटल X2 और कैपिटल Y2 लिए है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे। जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला हमने बनाया था इसके लिए, तो हम लोग लिखेंगे कि समतली भाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अतः है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कैसे होंगे बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए हमने पहले के लिए निकाला था बिंदु C के निर्देशांक। देखिए बिंदु C के जब हम निर्देशांक निकालेंगे ना, तो C के निर्देशांक पहला x1 है, तो x1 का मान निकालेंगे। तो x1 के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के दिया था वो क्या दिया था कि 2x1 प्लस x2 बटे 2। और जो y1 के लिए दिया था ना, y1 कैपिटल Y1, वो था 2y1 प्लस y2 और बटे में तीन आएगा, कितना आएगा 3, क्योंकि समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं x1 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा अपना x1 स्मॉल x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा स्मॉल x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। 2 की जगह 2 है, इंटू x1 का मान कितना, देखिए 11 है, प्लस x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना भैया 1 है और बट्टे में कितना है 3 है। y1 में भी रख देते हैं इसी प्रकार से वैल्यू। y1 के लिए जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई अपने पास y1 का वैल्यू कितना है, देखिए y1 का वैल्यू मेरे पास 9 है, कितना है 9, और प्लस y2 का वैल्यू, देखिए y2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, y2 का वैल्यू देखा है 2, जो मैंने रख दिया, और बट्टे में कितना आएगा इसका 3, क्योंकि समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं ना, तो x1 का जो मान है वो मेरे पास देखिए कितना जाता है 11 दूनी 22 और प्लस 1 बट्टे 3, यानी कि x1 का जो मान है मेरे पास टोटल कितना आ गया, x1 का मान x1 इज इक्वल टू 23 बट्टे 3 मेरे पास आ जाता है। इसी प्रकार से जब मैं y1 का मान निकालता हूं तो 9 दूनी 18 प्लस 2 बट्टे 3, तो y1 का मान आ गया मेरे पास 20 बट्टे 3। बिंदु C के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं। देखिए बिंदु C के निर्देशांक, जो बिंदु C के निर्देशांक आए वो कितने आए हैं भैया, बिंदु C के निर्देशांक देखिए 23 बट्टे 3, पहला जो निर्देशांक आया 23 बट्टे 3 और दूसरा आया 20 बट्टे 3, ये अपने पास C के निर्देशांक आ चुके हैं। दूसरे की बात करते हैं, इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार बिंदु D के निर्देशांक की बात करते हैं हम लोग। बिंदु D का निर्देशांक निकालते हैं, तो बिंदु D जो है दूसरा बिंदु है, ये भूलना नहीं है। फॉर्मूला देखिए हमने कैसे बनाया था, तो इसके लिए x2 है पहला मान, x2 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तो x2 है तो दूसरे के बाजू में 2 लगेगा, तो यानी कि x1 प्लस ये था x2, तो इसके बाजू में 2 लगेगा और बटे में 3। आगे की बात करते हैं, y2 का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y1 और ये आपका रहा y2, बीच में प्लस, और 2 के लिए कितना लग जाएगा 2 और बटे में कितना लगेगा 3, क्योंकि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। जो x2 का मान आएगा वो कब आएगा, जब हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। तो x1 का मान कितना है, देखिए 11 है और प्लस 2 की जगह 2 है, मल्टीप्लाई x2 का मान कितना भैया 1 और बटे में कितना 3। इसी प्रकार से y2 का मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो y1 का मान देखिए कितना है 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई y2 का मान देखिए कितना होगा, इस बार y2 का मान है 2 अपने पास। 1 मिनट के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं वैल्यू सही रखी है या नहीं रखी है। देखिए इसमें रखा था हमने x1 का मान कितना था 11, सही है। x2 का मान कितना था 1 रखा है, क्या x2 का मान 1 है, सही है। उसके अंदर y1 का मान हमने रखा था 9, तो 9 सही है y1 का मान, और y2 का मान हमने 2 रखा था, तो y2 का मान अपने पास कितना है 2 ही है। तो थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे, इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 11 प्लस 2 बटे 3, और y2 का जो मान आ गया तो कितना आ गया 9 प्लस 4 बटे 3। थोड़ा सा और आगे जब सोल्व किया तो हमारे पास आ गया भैया कितना आ गया 13 बटे 3, और y2 के लिए कितना आ गया भैया, ये भी आ गया कितना 13 बटे 3।
ये अपने पास दोनों मान अपने पास समान आ गए। अतः है बिंदु डी के निर्देशांक, अतः है बिंदु डी के निर्देशांक, जो बिंदु डी के निर्देशांक आए हैं अपने पास वो कितने कितने आए भैया, पहला तो आ गया 13/3 और दूसरा भी कितना आ गया 13/3 आ गया। इस प्रकार से हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसको डायरेक्ट काम में लिया और डायरेक्ट काम में लेके इस प्रश्न को सोल्व कर दिया। अब हम लोग देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी टाइप का प्रश्न, थोड़ा सा समझने का फर्क है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, बिल्कुल सेम ही प्रश्न है। उसमें बोल रहा है कि समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो उस प्रश्न को हम करेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, करना आपको है, प्रैक्टिस करेंगे घर बैठ के आराम से। देखिए समान 4 भागों में अगर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने, मान लो ये बिंदु ए है जिसका मान x1 और y1 है, ये बिंदु देख b है और ये क्या हो गया x2 और y2 है। समान 4 भागों में, मान लो एक तो ये है बिंदु, एक ये है, एक बिंदु ये है। ये चीज तो कंफर्म हो गई ना कि अगर समान 3 भागों में कोई बिंदु बांट रहे हैं उनको तो 2 बार काटना पड़ेगा, बिंदु 2 होंगे, और समान 4 भागों में बांट रहा है किसी रेखाखंड को कोई बिंदु तो वो कितने होंगे, 3 होंगे, अर्थात 3 बार कटिंग करना पड़ेगा। ये बिंदु ले लेते हैं हम लोग सी, डी और ई, ठीक है। इनके निर्देशांक लिख लेंगे, इसके लिख लेंगे कैपिटल x1 y1 है, इसके लिख लेंगे कैपिटल x2 y2 x3 और y3, वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें जो कॉन्सेप्ट समझना, मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या इसका, देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखिए कि ये समान बराबर भाग है, ये और ये चारों बराबर भाग हैं। तो अब ये बराबर भाग है तो मैं बिंदु डी पे जब जाता हूं तो देखना इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर बचता है कि नहीं बचता। मान लेते कि 5 के दो 5 10, इधर का पार्ट कितना बचा, 10 का बचा, तो इधर का पार्ट भी 10 का बचा। देखिए जब बराबर ही भाग बचे हैं तो ये जो बिंदु डी है ये क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। और जब ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक के फॉर्मूले होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग इस बिंदु डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। समझ में आया? देखिए एक सेकंड के लिए दोबारा से देख लो, आप आराम से समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को कि बिंदु डी के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु डी के निर्देशांक निकालने में तो इतना ही पार्ट इधर है, इतना ही पार्ट इधर है। हमें कैसे पता चला इतना ही पार्ट है, क्योंकि इसने बोला कि चारों भाग समान है, समान 4 भागों में चारों भाग समान है, मतलब मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, तो इधर कितना बच गया 10, तो इधर कितना बच गया 10, यानी जितनी दूरी इधर है इतनी ही दूरी क्या है इधर है। दैट मींस बिंदु क्या है, इसका मिड पॉइंट है, दैट मींस मध्य बिंदु है। इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं जो हमने काफी पहले ही सीख लिया था। अब हमने देखिए इसके निकाल लिए, बिंदु सी पे आ जाते हैं। बिंदु सी पे आए, देखिए बिंदु सी की बात करते हैं तो इधर कितना 5, सी से इधर, और इधर कितना बचा देखिए 5। अगर यहां से समझ में आया तो इस टुकड़े को पूरे को इधर निकालो। ये बिंदु ए था x1 y1 और ये बिंदु डी था जिसके हमने निकाल लिए थे निर्देशांक, और ये बिंदु सी था। अब देखिए ये इस साइड वाली जो लेंथ मान लेते हैं 5 है, इस साइड वाली मान लो 5 है, तो ये इधर भी 5 है, सी से इधर भी 5 है, दैट मींस सी भी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ये जब निर्देशांक आ जाता है तो हम सी का भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सी जो होता है वो एडी का मध्य बिंदु होता है। अतः इसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फॉर्मूले से निर्देशांक निकल जाते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक ये रहा अपने पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसकी सहायता से हम लोग इसके भी निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जब डी वाला पार्ट उठाते हैं ना, इधर वाला, देखिए इधर बिंदु डी है, इधर बिंदु बी है, ये ले लिया, और ये बीच में क्या है ई। तो देखिए इसके निर्देशांक मेरे को दे रखे हैं और इसके हमने निकाले थे स्टार्टिंग में, डी के तो निकाले थे। अब देखिए इधर वाला पार्ट हमने 5 माना था, इधर वाला पार्ट हमने 5 माना था। तो जब ये बिंदु ई होगा, ये मेरे को एक बात बताओ थोड़ी सी, क्या कि बिंदु ई होगा वो बीडी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? और ये बीडी का मध्य बिंदु होगा तो हम इसको भी मध्य बिंदु वाले निर्देशांक से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो आपका ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फॉर्मूले से सोल्व होने वाला है, यानी कि इसी पे आधारित है। बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता तो डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका की वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।